हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान का 70 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में लगातार कई सालों से पूछा गया है और इस साल भी पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आप सभी फ्रेंड्स अगर क्लास 12th का फाइनल बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और आप सभी चाहते हैं कि बायोलॉजी जीव विज्ञान में आपका बेहतर मार्क्स आए, तो आप आज की क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मिस नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को आप सभी जो है ना मेरे साथ साथ याद करते चलिएगा। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। ठीक है, और ईमानदारी के साथ लास्ट में बताइएगा कितना सही किया। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है। आप सभी प्यारे स्टूडेंट आंसर देंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन पूछा गया आपके स्क्रीन में कि इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। तो बंगाल का आतंक यानी टेरर ऑफ बंगाल जो कहा गया है किसे, ब्रायोफिलम, जलकुंभी, अगेव, केला। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है बंगाल का आतंक जो कहा गया है ना, जलकुंभी को कहा गया है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर चलते हैं फ्रेंड्स, पूछा गया है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। क्या अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है जो सूक्ष्म प्रजनन है ये जो संभव होते हैं ना, ये अलैंगिक जनन में होते हैं। ठीक है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। ठीक है, याद रहेगा, आपको भूलना नहीं है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए फ्रेंड्स, कि मध्य चक्र पाई जाती है क्या गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इनमें से सभी में। तो आपको याद रखना है जो मध्य चक्र पाई जाती है तो वो यानी किसमें, गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, तीनों में पाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। और वहीं पर बात करें ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है फ्रेंड्स, तो ऋतुस्राव चक्र अगर जब भी पूछे, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ये अगर पूछे तो आपको याद रखना है मनुष्य में, चिंपैंजी में, बंदर में। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, ऋतुस्राव चक्र। और मध्य चक्र गाय में, भेड़ में, कुत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर देखिए फ्रेंड्स, कि शल्ककंद का उदाहरण है। शल्ककंद का क्या उदाहरण है, तो आपको याद रखना है शल्ककंद का जो उदाहरण होते हैं वो प्याज होते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अदरक जो है परकंद का उदाहरण होता है। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है आपको। 5 नंबर देखिए, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा होता है। बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन जो होता है वो किसके द्वारा, तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कायिक प्रवर्धन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। क्या जायफल का, लीची का, शरीफा का, या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है बीज चोल जो खाया जाता है ना, तो वो किसका, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर जो है ना तीनों हो जाएगा, यानी जायफल का भी, लीची का भी, और यानी शरीफा का भी। ठीक है, राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 7 नंबर पूछा गया है परागभित्ति होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, कई स्तरीय। तो आप याद रखिएगा परागभित्ति जो है वो द्विस्तरीय होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं 8 नंबर फ्रेंड्स, एनिमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है। बताना है यहाँ पर जो एनिमोफिली नामक परागन होता है तो वो किसके द्वारा, तो एनिमोफिली की बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर हवा द्वारा हो जाएगा, क्योंकि हवा के द्वारा होने वाले परागन एनिमोफिली कहलाता है। ठीक है, और चिड़िया के द्वारा होने वाला परागन क्या कहलाता है, तो ऑर्निथोफिली कहलाता है। और घोंघा के द्वारा होने वाला परागन क्या कहलाता है, तो मोर्मिकोफिली कहलाता है। ठीक है, आप ये सब याद रखिएगा। और चमगादड़ द्वारा क्रिप्टोरोफिली कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स 9 नंबर, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। क्या फल, यानी फूल, बीज, बीजपत्र। तो आप याद रखिएगा बीजांड जब विकसित होता है तो वो जो बनाता है ना, बीज बनाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर का आंसर सबसे पहले कौन स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। द्विनिषेचन की खोज किसने की, स्ट्रेसबर्गर, या फिर नवासिन, रॉबर्ट हुक, ल्यूमेन हुक। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स,
द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन का जो खोज किए थे तो वो कौन, नवासिन ने। ठीक है, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर आपके स्क्रीन में पूछा गया है कि किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सिद्ध किए थे कोशिका टोटिपोटेंट होते हैं। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्टीवार्ड ने जो है ना यानी सिद्ध किए थे कि कोशिका यानी सेल जो है वो टोटिपोटेंट होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 12 नंबर। आनुवांशिकी कूट में कितने कूट पाए जाते हैं, 4, 16, 32, 64। तो आप याद रखिएगा आनुवांशिक कूट में जो यानी कूट पाए जाते हैं तो 64 कूट पाए जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना कौन होते हैं, अंड, युग्मनज, दोनों, द्वितीयक केंद्रक। इसका राइट आंसर बताइए फटाफट। ये क्वेश्चन 2 से 3 साल पूछा गया है, तो आपको याद रखना है द्विगुणित संरचना जो है ना वो युग्मनज में होते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन अंड और पराग ये जो है ना हैप्लॉइड होते हैं, मतलब एक गुणित होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अब चलते हैं 14 नंबर। देखिए 14 नंबर आपके स्क्रीन में है कि सर्टोली कोशिका पाई जाती है यकृत में, विषणों में, अंडाशय में, अग्नाशय ग्रंथि में। तो सर्टोली कोशिका किस में पाई जाती है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है सर्टोली कोशिका विषणों में पाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 15 नंबर देखिए, कोरक की गुहा कहलाती है ब्लास्टोसिल, सीलोम, आर्केंट्रोन, होमिसिल। बताइए फटाफट आप सभी इसका आंसर। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, या फिर व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी आप सभी PDF अपना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कोरक की गुहा कहलाती है ब्लास्टोसिल, सीलोम, आर्केंट्रोन, होमिसिल। तो आप याद रखिएगा कोरक की गुहा जो है ना ब्लास्टोसिल कहलाती है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं 16 नंबर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो बताऊंगा वो आपके एग्जाम में जो है ना सीधे आने वाला है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप सभी बस याद करते चलिए। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, लीवर में, अंडकोश में, किडनी में, फेफड़ा में। तो आप याद रखिएगा जो स्तनपायी जीव होते हैं उसमें नर हार्मोन की उत्पत्ति अंडकोश में होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं 17 नंबर फ्रेंड्स कि मानव मादा में गर्भकाल है 30 दिन, 90 दिन, 9 माह, 7 माह। तो आपको याद रखना है जो मानव मादा में गर्भकाल होता है ना तो वो यानी 9 माह का होता है। ठीक है, ये तो याद रखने की चीज़ नहीं है, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर देखिए, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि क्या कहलाती है, बताइए। एक जो शुक्राणु है उसको सीधा अंडाणु में प्रवेश करेंगे तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ICSI हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखें, भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई। देखिए भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी तो वो कब, 1851 में, 1891 में, 1921 में, 1951 में। तो आप याद रखिएगा 1851 में जो है ना प्रथम जनगणना हुई थी। ठीक है, और परिवार नियोजन कार्यक्रम जो शुरू हुआ था कब, तो 1951 में। ठीक है, अगर आपको पूछ दे कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था तो वो 1951 में, और प्रथम जनगणना 1851 में। ठीक है, भूलना नहीं है। अब चलते हैं 20 नंबर, उच्च मृत्यु दर के कारण यानी जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या अवनमन, या फिर जनसंख्या विस्फोट, इनमें से सभी। बताइए आप सभी फटाफट से इसका आंसर। आपको ये क्वेश्चन जो है ना 2023 में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या घनत्व में तीव्र ह्रास जो कहलाता है वो यानी जनसंख्या अवनमन कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं 21 नंबर, कॉपर टी का काम क्या है, कॉपर टी का काम हर बच्चा को पता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, निषेचन को रोकने का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर, देखिए परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 1920, 1930, 1950, 1951। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आप सभी को इससे पहले बताया। ठीक है, अगर आप सभी ध्यान दिए क्लास में तो याद रहेगा। तो इसका आंसर आप सभी 22 नंबर दे करके कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट सबसे पहले आंसर देंगे उसका जो है ना
यानी कमेंट पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है? तो द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण जो है ना वो यानी 1:1:1:1 होती है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 24 नंबर, स्त्री मनुष्य में गुणसूत्र होंगे। तो स्त्री मनुष्य पूछा है तो स्त्री पूछ दिया है, तो राइट आंसर यहाँ पर 44 + XX हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर अगर आपको पूछ देता कि यानी पुरुष मनुष्य में गुणसूत्र कितने होंगे, तो पुरुष में जो है ना 44 + XY होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। 25 नंबर देखें कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत पूछा है, तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो आपको याद रखना है सटन तथा बोवेरी ने प्रतिपादित किया, ठीक है, भूलना नहीं है। 26 नंबर देखें, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? जो मेंडल साहब थे तो वो कितने लक्षणों का अध्ययन किए थे? अगर आपको याद नहीं है तो याद रखना है 7 लक्षणों का अध्ययन किए थे, ठीक है। अब 27 नंबर देखें, मानव नर की आनुवांशिक पहचान की जाती है। जो मानव नर है उसकी आनुवांशिक पहचान किसके द्वारा की जाती है? केंद्रक द्वारा, कोशिकाओं द्वारा, ऑटोसोम द्वारा, लिंग गुणसूत्र द्वारा। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लिंग गुणसूत्र द्वारा, ठीक है। अब चलते हैं 28 नंबर, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे? 45, 46, 47, इनमें से कोई नहीं। तो टर्नर सिंड्रोम पूछा है फ्रेंड्स, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम जब भी पूछे तो राइट आंसर सी लगा के आना है, 47, ठीक है। यहाँ पर देखिए टर्नर सिंड्रोम पूछा है ना, तो टर्नर सिंड्रोम 45 लगा के आना है, और डाउन सिंड्रोम जब भी पूछे तो डाउन सिंड्रोम में 47 लगा के आना है, ठीक है। गलती नहीं करना है, याद रखना है टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र जो है 45 होंगे और डाउन सिंड्रोम में 47 होंगे। अब 29 नंबर देखें, एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? पूरक जीन, युग्म विकल्पी जीन, संपूरक जीन, विषम युग्मक जीन। तो आप याद रखिएगा एक जीन के अलग अलग रूपों को हम लोग युग्म विकल्पी जीन कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको हम लोग एलील भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एलील भी कहते हैं। आप इंग्लिश में अगर जानते होंगे, इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको पता होगा एलील किसे कहते हैं। एक जीन के अलग अलग रूपों को एलील कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 30 नंबर, देखिए अधिकांश उत्परिवर्तन है। अधिकांश उत्परिवर्तन क्या होते हैं? तो अधिकांश उत्परिवर्तन वो अप्रभावी भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं, जन्नीय भी होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अब 31 नंबर देखिए, मेंडल का द्वितीय नियम है। मेंडल का द्वितीय नियम क्या है? पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, वंशागति का नियम, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, मेंडल का जो द्वितीय नियम है तो आपको याद रखना है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलते हैं 32, देखिए मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है 44 + XX, 44 + XY, 44 + YY सभी। तो आपको मैंने बताया कि स्त्री अगर पूछे तो 44 + XX होगा, और अगर पुरुष पूछे तो पुरुष में 44 + XY होगा। तो हमें यहाँ पर मनुष्य पूछा है यानी पुरुष पूछा है, तो उसमें गुणसूत्र क्या होगा? तो 44 + XY होगा, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं 33 का, देखते हैं सबसे पहले कौन स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। निम्न में कौन समापन कोडोन नहीं है? UAG, UGA, AUG, UAA बताना है आपको समापन कोडोन कौन नहीं है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, समापन कोडोन जो है ना AUG नहीं है। AUG जो है ये यानी स्टार्ट कोडोन है, ठीक है। आपको याद रखना है, राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ये प्रारंभ कोड है। नेक्स्ट 34 नंबर, DNA के कूटक्रम कहलाते हैं। DNA के कूटक्रम क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? तो आपको याद रखना है DNA के कूटक्रम एक्सोन कहलाते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं 35 नंबर, आनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो आनुवांशिक कूट में यानी यहाँ पर जेनेटिक कूट पूछा है तो उसमें कूट के लिए जो शब्द होते हैं तो आपको याद रखने 3 होते हैं। कितना होते हैं? 3 होते हैं, भूलना नहीं है, ठीक है। 36 देखिए, एकडिना है। एकडिना क्या होते हैं? योजक कड़ी, अवशोषी अंग, विलुप्त कड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है एकडिना जो है ना योजक कड़ी होते हैं, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अब चलते हैं 37 नंबर, देखिए नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है प्रतियोगिता, उत्परिवर्तन, विलग्न, निरंतर विविधता। बताइए नई प्रजाति का जो निर्माण होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट कारक क्या होते हैं? तो आपको पता है वो है उत्परिवर्तन, ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा। 38 देखिए, कर्मिक विकास में योगदान है।
कर्मिक विकास में किसका योगदान है? स्वपरागण का, परपरागण का, या फिर कायिक प्रवर्धन का, संकरण का? तो राइट आंसर क्या होगा? कर्मिक विकास पूछा है, इसमें जो योगदान होता है ना वो परपरागण का होता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब 39 देखिए, निम्नलिखित में किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रम में होती है? कोलेस्ट्रम में जो है ना किसकी प्रचुरता अधिक होती है? IgA, IgM, IgD, IgG बताना है आपको। तो देखिए कोलेस्ट्रम अगर पूछे ना जब भी, तो कोलेस्ट्रम में यानी जो प्रचुर मात्रा में होती है तो वो कौन? IgA होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 40 नंबर देखें, फाइलेरिया रोग का वाहक है, बताना है। जो फाइलेरिया रोग होता है तो वो किसके कारण से होता है? कि नर क्यूलेक्स मच्छर के कारण, नर एनाफिलीज मच्छर के कारण, या फिर मादा एनाफिलीज मच्छर के, या फिर देखिए यहाँ पर डी में है मादा एनाफिलीज मच्छर। बताना है आप यहाँ आपको कि फाइलेरिया रोग का वाहक कौन होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर मादा क्यूलेक्स मच्छर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, 41 नंबर 41 नंबर, एंट अमीबा इनमें से क्या है? जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक। तो एंट अमीबा क्या है फ्रेंड्स? तो आपको अगर पता नहीं है तो याद रखना है, एंट अमीबा प्रोटोजोआ है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट आज के क्लास में बता रहे हैं बस याद रखिएगा। ठीक है, इनमें से कौन 100 प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? दमा, यहाँ पर दमा होगा, रूमेटाइड आर्थराइटिस, कैंसर, इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन 100 प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब 43 नंबर देखिए, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? एलर्जन, टीका, एंटीबॉडी, एंटीजन। तो आप याद रखिएगा, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है तो उसे एलर्जन कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए 44, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं किया जाता है। डिप्थीरिया के लिए, पार्ट्यूसिस के लिए, टाइफाइड के लिए, टिटनस के लिए। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ट्रिपल एंटीजन जो टीका है इसका उपयोग, इसका जो यूज नहीं करते हैं, टाइफाइड के लिए नहीं करते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब 45 देखिए, यौन संचारित रोग है, खसरा, टीबी, गोनोरिया या फिर टाइफाइड। तो याद रखिएगा यौन संचारित रोग गोनोरिया होते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 46 नंबर 46 नंबर देखिए, विषाणु किससे बनता है? प्रोटीन से, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से, लिपिड तथा प्रोटीन से, DNA तथा RNA से। जो वायरस बनता है ना फ्रेंड्स, तो वायरस किससे बनता है? तो अगर आपको याद नहीं है तो आप याद रखिएगा, जो वायरस बनते हैं ना वो लिपिड और प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 47 नंबर कि अफीम का नशा है, भांग, चरस, हीरोइन, निकोटीन। बताइए, हाँ अफीम जो है, अफीम जो नशा है ये कौन सा नशा है? तो आप याद रखिएगा ये हीरोइन है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं 48, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 मई, 20 दिसंबर, 1 जून, 1 दिसंबर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अगर याद नहीं है तो याद रखना है, जो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है तो वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 49, कोकीन इनमें से किससे प्राप्त होता है? बताइए, जो कोकीन प्राप्त होता है तो इनमें से किससे? एरिथ्रोजाइलम कोका से, एट्रोपा बेलेडोना से, यानी धतूरा एल्बा से, इनमें से सभी। तो कोकीन जो प्राप्त होता है एरिथ्रोजाइलम कोका से। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते 50 नंबर, हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर है क्या? एनाफिलीज, लेडीज, क्यूलेक्स, सभी। बताइए हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर कौन है? तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो है क्यूलेक्स। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब 51 नंबर 51 नंबर देखिए, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर का, ऑन्कोजीन का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है ना हर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जो कि
आप सभी को आज के क्लास में मैं क्लियर करा दूं, ऑन्कोलॉजी जो अध्ययन होता है ना, सिर्फ और सिर्फ कैंसर का होता है, ठीक है। यानी स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी, ठीक है। ये ऑन्कोजी नहीं होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं 52 नंबर। सिंड्रोम का अर्थ है रोग अवस्था, संक्रमणकारी का उग्रता, लक्षणों का समूह, सभी। तो सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, सिंड्रोम का मतलब होता है रोग अवस्था, संक्रमणकारी का उग्रता और लक्षणों का समूह, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। 53 देख लीजिए, यहाँ पर पूछा गया है यहाँ कि बासमती चावल की कितनी किस्म भारत में उगाई जाती है? 20, 15, 27, 5। तो बासमती चावल की कितनी किस्म भारत में उगाई जाती है फ्रेंड्स? तो आपको याद रखना है 27, ठीक है। कितना? 27 बासमती चावल जो है हमारे भारत में उगाई जाती है। 54 नंबर देखें, पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनने की क्षमता को कहते हैं। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि इसमें बहुत बच्चा गलत करके आए थे, ठीक है। पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा यानी पूरा पौधा बनने की जो क्षमता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो पूर्ण सशक्तता कहते हैं, यानी हिंदी में। लेकिन वही हिंदी को जो है ना, कभी कभी इंग्लिश वाला जो है ना, टोटीपोटेंसी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी, ठीक है। ये आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा, लेकिन 2024 में इंग्लिश को जो है ना हिंदी में ट्रांसलेट करके पूर्ण सशक्तता दे दिया था, जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो गया था। लेकिन जो बच्चा अगर ऑप्शन देखा था इंग्लिश मीडियम में, तो वो जो है ना आराम से इसका आंसर सही लगा करके आए थे। लेकिन बहुत बच्चा जो है ना कंफ्यूज हो गए थे कि यहाँ पर टोटीपोटेंसी कहाँ है। तो वही टोटीपोटेंसी को ही हम लोग पूर्ण सशक्तता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 55 नंबर, फ्लेवर्ड सेवर इनमें से क्या है? पीड़कनाशी, चूजों की प्रजाति, परजीवी टमाटर, कीटनाशी प्रोटीन। तो देखिए फ्लेवर्ड सेवर पूछा है, तो फ्लेवर्ड सेवर जो है ना परजीवी टमाटर होते हैं, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 56 नंबर। देखिए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है कीटनाशक, जैविक खाद, ईस्ट, इनमें से सभी। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जो सहायक होते हैं वो जैविक खाद होते हैं, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 57 नंबर। विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल है, विश्व की पूछा है, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की बात किया है। बताइए क्या चित्तागोंग, देवनी, होल्स्टीन या फिर जो है सिंधी? तो आप याद रखिएगा, विश्व की सबसे अच्छी दुधारू यानी सबसे अच्छा दूध देने वाला नस्ल जो है ना वो होल्स्टीन है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका पूरा नाम जो होता है ना होल्स्टीन फ्रियोन होता है, फ्रियोजन होता है, ठीक है, ऐसा होता है। देखिए 58 नंबर, ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? धान की, गेहूं की, मक्का की, ईख की? बताइए इसका राइट आंसर। ताइचुंग जो होता है वो किसकी किस्म होता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा धान की किस्म होता है, ठीक है। अब 59 नंबर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सी बीमारी मुर्गियों की बीमारी नहीं है? रानीखेत, हैजा, अस्मट यानी बर्ड फ्लू। इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सी मुर्गियों की बीमारी नहीं है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 60 नंबर। देखिए पेनिसिलियम उत्पादित करता है माइटोस्पोर, जूस्पोर, मायोस्पोर या फिर ए और सी दोनों? तो आप याद रखिएगा यहाँ पर पेनिसिलियम उत्पादित करता है मीटोस्पोर जिसको बोलते हैं, यानी उसको हम लोग माइटोस्पोर भी बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं 61, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है इन्वर्टेज, लाइपेज, जाइमेज, डायस्टेज। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल देता है तो उस एंजाइम जो यानी वो जो एंजाइम है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग यानी जाइमेज कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट 62 नंबर, रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जो रक्त होता है, जो ब्लड में प्रतिरक्षी जो स्रावित होता है, तो ये किसके द्वारा? तो आप याद रखिएगा लिम्फोसाइट्स के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट्स के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 63, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? बताइए, ये तो हर स्टूडेंट को पता होगा। दूध से दही बनाने में कौन से जीवाणु, कौन से बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं? तो लैक्टोबैसिलस का, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं 64 नंबर, जैविक खाद का मुख्य स्रोत है हरा शैवाल, ईस्ट,
जीवाणु, लाल शैवाल। तो जैविक खाद का जो मुख्य स्रोत होते हैं वो हरा शैवाल होते हैं, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 65 नंबर। गोल्डन धान में किस विटामिन को स्थानांतरित किया जाता है? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, गोल्डन धान में जो कौन से विटामिन को हम लोग स्थानांतरित करते हैं यानी परिवर्तित करते हैं? विटामिन ए को, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं 66। रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है? बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? रामदेव मिश्र का जो नाम है ये कौन से क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है? तो आप याद रखिएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना पारिस्थितिकी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स 67 नंबर। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ में कमी, इनमें से सभी। जब जनसंख्या अधिक होगा तो उसमें क्या क्या कमी होगा? आय में तो कमी होगा ही, जमीन में भी कमी होगा क्योंकि रहने के लिए तो घर चाहिए, घर बसाने के लिए तो ज़मीन चाहिए। अब खनिज पदार्थ की भी कमी, खाने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो अब अगर जनसंख्या अधिक होगा तो एक को अगर मान के चले, जनसंख्या अगर 4 हो गया एक से, तो उस एक रोटी को अगर हम लोग 4 भागों में बांट करेंगे तो वो तो 4 टुकड़ा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि खनिज पदार्थों में भी कमी हो जाएगा। जो एक रोटी एक आदमी खाता था तो उससे अगर 4 और आ गया, जनसंख्या बढ़ गया, तो उससे क्या होता है कि एक रोटी को अब आपको 4 भागों में बांटना पड़ेगा। तो इससे खनिज पदार्थों में भी कमी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ओबियसली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। अब 68 नंबर देखें। तोता का अधिकतम उम्र कितना होगा? 120 साल, 130 साल, 140 साल, 20 साल। तो तोता का अधिकतम उम्र पूछा है तो राइट आंसर सी हो जाएगा 140 साल। 140 ईयर्स जो है अधिकतम उम्र है यानी मैक्सिमम है, ठीक है। अब 69 देखें। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? हरे पौधे, सूर्य, वायु, सभी। बताइए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है यानी खास स्रोत पूछा है तो वो है हरे पौधे, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अब 70 नंबर और ये आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम स्थिति में क्या निर्माण करता है? उत्पाद, जीव, माध्यम, सभी। बताइए फ्रेंड्स, जैव रिएक्टर अनुकूलतम स्थिति में जो है क्या निर्माण करता है? तो आपको याद रखना है उत्पाद निर्माण करता है, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप सभी को आज के क्लास में 12th बायोलॉजी का 70 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, ठीक है। और इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप सभी ध्यान से नहीं देखें या फिर अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप सभी जो है ना एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और आप सभी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा अगर कोई भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन का आंसर में आप सभी को डाउट हो तो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। चैनल से नए जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देंगे, ठीक है। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।